बीए चैप्टर बीएससी थर्ड ईयर के लिए चौथे पेपर जो ऑप्शनल पेपर है उसका स्टैटिस्टिक्स को है, यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी में पहली यूनिट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी संभावना से तात्पर्य है संभावनाएं किसी भी घटना की जो है हो सकती है। इस पे दो प्रकार की हमारी जो है संभावना है, एक तो निश्चित संभावना होती है और एक अनिश्चित संभावना होती है। जैसे पानी का अपवर्तनांक 1.5 होता है। हम चाहे जिस विधि से कोई प्रयोग करें और चाहे जितनी बार प्रयोग करें, लेकिन उसका अपवर्तनांक सदैव 1.5 ही आता है। तो ये तो एक निश्चित हो गया। अनिश्चित के लिए जैसे एक सिक्के का पहलू है, सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड और टेल। अगर हम इसका बार बार प्रयोग करते हैं तो कभी हेड और कभी टेल आता है ऊपर। तो ये हमारा एक अनिश्चित प्रकार की घटना हो गई। और अपवर्तनांक का ये एक निश्चित प्रकार की घटना हो गई। तो संभावनाएं हमारी दो, एक निश्चित और एक अनिश्चित। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी जो है ये अनिश्चित भी हो सकती है और निश्चित। निश्चित में और अनिश्चित में यही अंतर है कि निश्चित में हम प्रयोग चाहे जितनी बार करते हैं लेकिन परिणाम हमें एक ही प्राप्त होता है। अनिश्चित में परिणाम हमें निश्चित नहीं होता है। जैसे सिक्के को उछालेंगे तो सिक्का कभी हेड ऊपर आ सकता है तो कभी टेल ऊपर आ सकता है। या हम पांसे को अगर उछालते हैं तो पांसे में 6 अंक होते हैं, उसमें से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। तो इसका सबसे पहले प्रयोग सटोरियों द्वारा किया जाता था, संभावना लगाई जाती थी जुमारियों के द्वारा। धीरे धीरे ये प्रोबेबिलिटी का विकास हुआ और इसका विकास विज्ञान में भी होने लगा। आज इसको पूरा प्रोबेबिलिटी समझने के लिए कुछ इस पे परिभाषाएं हमारी, जैसे प्रतिदर्श समष्टि कि सैंपल स्पेस क्या होते हैं। सैंपल स्पेस तो किसी भी प्रयोग को दोहराने में जितने हमारे उपसमुच्चय होते हैं, बनते हैं, वो इस घटना के सैंपल स्पेस कहलाते हैं। इसी को हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के में कॉइन्स में या तो H आता है या फिर T आता है। अगर हम पांसे को उछालते हैं तो पांसे में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो इस प्रकार का ये जो एक समुच्चय बनता है, इस पूरे समुच्चय के जो सदस्य हैं पूरे के पूरे, इसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस। और इसे S से जो है हम प्रदर्शित करते हैं। फिर एक होती घटना, इवेंट्स। इवेंट्स क्या है? घटनाएं।
घटना हमारी इस सैंपल स्पेस के कोई भी जो सदस्य है, उप समुच्चय, उसे हम कहते हैं घटना। जैसे H जो है, यहाँ पर दो सैंपल स्पेस में H और T हैं। H जो है एक घटना है और T एक दूसरी घटना है। इसी तरह यहाँ पर डाइस में एक घटना है, ये एक दूसरी घटना है, 3 एक तीसरी घटना है। तो इसे हम E से डिनोट करते हैं। E1, मान लो 1 ऊपर आया तो ये 1 जो है एक घटना हमने जो है कह दिया। 2 आगे आ रहा है तो 2 हमारी एक दूसरी घटना जो है हो गई। तो सैंपल स्पेस क्या है और घटनाएं क्या हैं? सैंपल स्पेस में समुच्चय एक बनता है जो हमारे प्रयोग किए जाते हैं, और घटना जो है उस समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, उसे हम घटना कहते हैं, यानी इवेंट्स कहते हैं। अब इस पे ये इवेंट्स जो हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इसी घटनाओं के आधार पर हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें मान लो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? मान लो कि एक कोई भी घटना ए प्रकार से होती है। घटना का घटित होना, घटना का घटित होना। दूसरी हमारी घटना बी है, जो कि घटना को ना घटित होना, ना घटित होना। तो एक घटना घट रही है और एक नहीं घट रही है, तो कुल हमारे जो सैंपल स्पेस हुए S = A + B। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब है घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये हो जाएगी A/A + B। और अगर हम घटना के ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो PB बराबर हो जाएगा B/A + B। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता अलग अलग हमारी आ रही है। तो A/A + B, इस पे है B/A + B। ये इसकी गणितीय परिभाषा यानी मैथमेटिकल डेफिनेशन कहलाती है प्रायिकता की। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि A क्या है? एक पर्टिकुलर इवेंट्स है, और A + B हमारे टोटल इवेंट्स हैं। तो पर्टिकुलर इवेंट्स बटे टोटल इवेंट्स हो, ये हमारी होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है वो सदैव प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी प्रोबेबिलिटी की जो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। और दोनों की प्रोबेबिलिटी का योग जो होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B = 1 के बराबर होती है। यानी घटना का घटित होना और घटना का ना घटित होना, दोनों की प्रोबेबिलिटी का योग जो है सदैव 1 के बराबर होता है। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक सिक्काए, एक कॉइन्स को अगर हम उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी
क्या होगी। एक कॉइन्स को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लो जब हम कॉइन्स को उछालेंगे तो उसके जो सैंपल स्पेस बनते हैं दो होंगे। ये सैंपल स्पेस या तो H ऊपर आएगा या फिर T ऊपर आता है, तो ये हमारे S सैंपल स्पेस हो गए। किसी भी उछाल में हम दो ही पहलू पाएंगे, या तो हेड ऊपर आएगा या फिर टेल ऊपर आएगा। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, तो जो पर्टिकुलर केस है वो क्या, किसके लिए, हेड के लिए, और टोटल हमारे कितने हैं, दो, H और T, तो पर्टिकुलर इवेंट्स बटे टोटल इवेंट्स हो, तो ये आ जाएगा। पर्टिकुलर इवेंट्स क्या है, H कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 टोटल हमारी इवेंट्स कितनी हैं, 2, तो 1/2। इसी तरीके से अगर हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T इज इक्वल टू, इस पे भी पर्टिकुलर इवेंट्स बटे टोटल इवेंट्स हो। पर्टिकुलर इवेंट्स क्या है, T, तो एक बार आया है, बटे टोटल इवेंट्स हमारी कितनी है, 2, तो 1/2। यानी चाहे तो हेड ऊपर आए या फिर टेल ऊपर आए, इस केस में हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी दोनों की समान आती है, 1/2 1/2। इसी तरीके से अगर हम दो कॉइन्स लेते हैं, दो कॉइन्स को अगर हम साथ साथ उछालते हैं तो उसकी हेड आने की प्रायिकता क्या होती है, या उसके सैंपल स्पेस कितने बनते हैं। तो हेड, दो सिक्कों को उछालने पर या तो दोनों के हेड हेड ऊपर आते हैं, या फिर एक का हेड और दूसरे का टेल आएगा, या फिर पहले का टेल और दूसरे का हेड आएगा, और या फिर दोनों के टेल आ जाएंगे। यानी कुल हमारे जो सैंपल स्पेस होंगे वो हमारे 4 बनते हैं, 1 2 3 4, यानी दो सिक्कों को उछालने पर सैंपल स्पेस हमारे कितने हुए, 4। अब अगर इस पे प्रश्न हो कि दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 हेड आने की प्रायिकता या 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पर्टिकुलर इस हमारे जो इवेंट्स हो गई 2 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H यानी 2 हेड आने की प्रायिकता, पर्टिकुलर इवेंट्स हमने क्या माना, हेड, और 2 हेड कितनी बार आ रहा है, इस पे सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसका हो जाएगा 1/, टोटल इवेंट्स हमारी कितनी, 1 2 3 4, तो इसकी हो जाएगी S की संख्या 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H बराबर हो गई 1/4। इसी तरीके से अगर इस पे हम देखें कि दो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ T, तो टेल हमारे सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इससे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो इन दोनों केसों में हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही, 1/4 1/4, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारी समान है। अब अगर हम क्वेश्चन में ये देखें कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी एट लीस्ट
one head occurs or one tail तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, या कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कम से कम एक हेड अगर हम देखते हैं तो 1, 2 और 3, यानी 3 चांस ऐसे हैं, यानी 3 संभावनाएं ऐसी हैं जिसपे कम से कम एक हेड आ सकता है। तो जो पर्टिकुलर हमारी इवेंट्स हो गई वो कितनी है, 3 पर्टिकुलर इवेंट्स का मतलब H। तो ये इनकी संख्या हो गई 3 और टोटल जो सैंपल स्पेस है वो हमारे कितने हैं, 4। यानी कुल इवेंट्स की संख्या है 4 और पर्टिकुलर इवेंट्स की संख्या है 3। तो कम से कम एक हेड ऊपर आवे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। इसी तरीके से कम एक हेड टेल ऊपर आवे इसकी भी प्रायिकता 3/4 हो जाती है। तो इस प्रकार से 2 हेड यानी 2 सिक्के 2 कॉइन्स को उछालने पर क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से पुटअप हो सकते हैं कि कम से कम एक हेड या एक टेल की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या फिर 2 हेड और 2 टेल की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से अगर हम इस पे 3 सिक्कों की बात करें तो 3 सिक्कों में कुल हमारे सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। देखिए, सैंपल स्पेस ज्ञात करने के लिए एक सूत्र भी होता है, समुच्चय की संख्या की 2 की पावर n, ये हमारे समुच्चय होते हैं, उप समुच्चयों की संख्या। जैसे 3 हमने सिक्के कहे, 3 कॉइन्स हैं हमारे, इसके कितने सैंपल स्पेस होंगे, तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी 8 हमारे जो है हो जाएंगे। वो कौन कौन से, S बराबर हो सकता है तीनों के हेड ऊपर आ रहे हो, फिर हो सकता है 2 का हेड आए तीसरे का टेल आ जाए, या हो सकता है पहले का हेड दूसरे का टेल और फिर तीसरे का हेड आ जाए। इस प्रकार से करते करते एट लास्ट में ये भी संभावना हो सकती है कि तीनों के टेल ही आ जाएं। तो कुल हमारे समुच्चय में सदस्य कितने हो गए, 8। ये हमारी सैंपल स्पेस की अवस्था हो गई। अब अगर ऐसे केस में हम ये पूछें, तो ऐसे केस में सैंपल स्पेस की संख्या हुई 8। अब अगर हम ये पूछें कि कम कि 3 हेड या 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी PHHHO इक्वल टू, ऐसी अवस्था हमारी एक ही हो सकती है कि 3 हेड हमारे एक बार ही आए हुए हैं, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। इसी तरह 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये भी हमारी 1/8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम सिक्के के क्वेश्चंस को, कॉइन्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम आते हैं डाइस में। पांसे को फेंकने में कौन कौन से प्रश्न हमारे जो है बनते हैं। तो पांसे को जब हम उछालते हैं तो पांसे में 6 अंक हमारे होते हैं सैंपल स्पेस S 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रत्येक पांसे में यानी डाइस में हमारे 6 अंक लिखे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अगर हम किसी पासे को उछालते हैं, थ्रो करते हैं, तो यहां पर कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। तो ये भी एक अनिश्चित प्रकार की संभावना है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो अगर इस पे हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगी, 1 की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 की प्रायिकता हो जाएगी 1/6, क्योंकि पर्टिकुलर केस क्या हो गया 1, और 1 हमारा सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो 1/6। इसी प्रकार से अगर हम 5 की प्रोबेबिलिटी देखें कि 5 अंक ऊपर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 अंक ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी। तो 5 अंक सिर्फ एक बार ही आ सकता है। अब टोटल हमारे सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू हो जाएगी 1/6, यानी पर्टिकुलर इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। इसी तरीके से अगर हम ये पूछें सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इवन यहां पर जो इवन नंबर हैं 2, 4, 6, यानी कुल मिलाकर के 3 पर्टिकुलर इवेंट्स हो गए, और टोटल इवेंट्स कितनी हमारी 6, टोटल इवेंट्स हैं 6। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 3/6, यानी 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम ऑड नंबर देखें, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी हमारे 3 हैं। कौन कौन से, 1, 3, 5। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, यानी 1/2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की भी 1/2 आई, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की भी 1/2 आई, यानी बराबर बराबर हमारी संभावनाएं हैं इवन और ऑड की। और इसी तरीके से अगर हम एक एक अंक लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 की प्रोबेबिलिटी, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारी समान आती है 1/6, 1/6, 1/6। ये तो एक डाइस फेंकने में है। अब अगर हम 2 डाइस को साथ साथ फेंकें और फिर हम क्वेश्चन करें, तो 2 डाइस में कुल सैंपल स्पेस हमारे कितने बनेंगे, 2 डाइस। तो 2 डाइस में सैंपल स्पेस की संख्या हो जाएगी 6 × 6, यानी 36। ये हमारे सैंपल स्पेस की संख्या हो जाएगी। कैसे निकालेंगे सैंपल स्पेस की संख्या, क्योंकि दोनों डाइस में हमारे 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो टोटल जो डाइस है, टोटल थ्रो हो सकता है पहले डाइस का 1 अंक और दूसरे का 2 1 आवे। जैसे मान लो पहला डाइस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहला डाइस है। दूसरा डाइस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दूसरी डाइस है। तो जब इनको हम दोनों को साथ साथ उछालेंगे तो हो सकता है 1, 1 आ जाए,
या ये भी हो सकता है इसका 1 और इसका 2 हो जाए, तो 1 2 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1 के साथ 3 भी हो सकता है, 1,3। इस प्रकार से 1,4 1,5 और 1,6 इतनी संभावनाएं हमारी 1 के साथ हो सकती हैं। इसी प्रकार से दूसरी संभावना हमारी हो सकती है 2,1 2,2 2,3 2,4 और 2,5 और 2,6। इसी प्रकार से 3,1 और 3,2 और 3,4 3,1 3,2 3,3 3,4 और 3,5 और 3,6। इसी प्रकार से 4 के साथ भी हो सकती, 4,1 और 4,2 4,3 और 4,4 और 4,5 4,6। इसी प्रकार से 5 के साथ भी हो सकती, 5,1 5,2 5,3 और 5,4 और 5,5 और 5,6। इसी प्रकार से 6,1 और 6,2 6,3 6,4 और 6,5 और 6,6। तो इतनी हमारी घटनाएं संभव हो सकती हैं। अब इन घटनाओं को अगर हम काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कुल मिलाकर के 36 घटनाएं हमारी जो हैं संभव हैं। तो S = हो गया 36। अब इस पे क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं। मान लो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, इवन नंबर। अब अगर हम इस पे देखें जोड़े में कि इवन हमारे कौन कौन से हैं, देखो इवन हमारे इस पे तो कोई इवन हो नहीं सकता है क्योंकि 1 1 करके है। इस पे अगर देखें तो एक ये है, एक ये है और फिर एक ये है, इवन नंबर। फिर इस पे कोई इवन नहीं हो सकता है, फिर इस पे एक इवन ये है, एक ये है और एक ये है। फिर इस पे भी कोई इवन नहीं हो सकता है, एक इस पे इवन ये है, एक ये है और एक ये है। तो कुल मिलाकर के इवन नंबर आने की संभावनाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें इवन नंबर ऊपर आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर = हो गई हमारी 9/36। पर्टिकुलर केस हो गया इवन नंबर, तो पर्टिकुलर इवेंट्स बटे टोटल इवेंट्स = 9/36, यानी 9 × 36 यानी 1/4। ये प्रोबेबिलिटी हमारी इवन नंबर की आ जाएगी। अगला क्वेश्चन इस पे ये भी हो सकता है कि कम से कम 9 अंक योग आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। एट लीस्ट तो सम ऑफ 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सम ऑफ 9 आने की प्रायिकता, अब हम इस पे ये देखें कि 9 योग कितनी बार आ रहा है इस
सैंपल स्पेस में। देखो 1 1 2 1 2 3, इस पे तो कहीं ना आएगा नहीं, 7 तक ही योग होगा। अगर हम इस पे देखते हैं तो 2 5 7 2 6 8, इस पे भी कोई 9 योग नहीं आ रहा है। अगर हम इस पे देखते हैं तो 3 और 6 9, यानी इस पे हमारा योग आ रहा है ये 3 और 6 का योग 9 है। अब हम और नीचे चलते हैं, इस पे हम देखते हैं तो एक ये भी है 4 5 का योग, ये भी 9 है। फिर हम और नीचे देखते हैं, एक ये भी 5 4 का योग 9 है। फिर हम इसमें देखते हैं 6 3 का योग भी 9 है। ठीक, तो 9 अंक योग आवे, इस पे हमारी कुल कितनी घटनाएं हुई? 1 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, कितनी बार आए? 1 2 3 4, यानी 4/36। 4 हमारे क्या हो गए? पर्टिकुलर केस 9 और 36 हमारे सैंपल स्पेस। तो टोटल हो गया ये कुल मिलाकर के 4 9 36, 1/9। ये प्रोबेबिलिटी हमारी जो है हो सकती है। तो इस प्रकार से 2 डाइस फेंकने में हमारे कई प्रकार के क्वेश्चन जो है हो सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि 11 प्रोबेबिलिटी यानी 11 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? योग ऑफ 11। तो योग ऑफ 11 में हम देखते हैं सिर्फ 2 ही घटनाएं हैं ऐसी, ये 2 चांस हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों चांसों में 11 अंक आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 की हो जाएगी 2/36, यानी 1/18। तो इस प्रकार से हम 2 डाइस जब फेंकते हैं तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे एराइसेस होते हैं और उनको हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे ताश की गड्डी है, तो ताश की गड्डी के क्वेश्चन कैसे जो है हो सकते हैं। थैंक यू।